नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आधुनिक भारत के प्रश्नों पर चलते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 में पूछे गए आधुनिक भारत के प्रश्नों पर। पहला है राजकुमार शुक्ल, 3 अंक का है, यानी आने वाले समय में 10-15 शब्दों में लिखने की संभावना बनेगी। राजकुमार शुक्ल ये चंपारण के किसान नेता थे जो 1917 में गांधी जी को यहां आमंत्रित किया ताकि किसानों को तिनकठिया पद्धति से तिनकठिया पद्धति से मुक्ति मिले। थोड़ा ज्यादा शब्द थोड़ा लग रहा है, क्योंकि ये तो 20 शब्द से भी ज्यादा हमको लग रहा हो गया है। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो। ये चंपारण ब्रैकेट में आप बिहार भी कर सकते हैं। ये चंपारण के किसान नेता थे जो 1917 में गांधी जी को यहां आमंत्रित किया ताकि किसानों को मुक्ति मिल सके या उनके शोषण का अंत हो सके। इसको भी आप देख सकते हो, इस ढंग से भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें जो मेन इस प्रश्न का क्रक्स है, आंसर में जो आना चाहिए आपके, वो ये है बच्चों कि गांधी जी को ले आना है। इसमें मेन जो महत्वपूर्ण चीज है, ये किसान नेता थे चंपारण बिहार के, लेकिन इनकी जो चर्चा होती है वो यही है कि यही गांधी को चंपारण लाए। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि चंपारण के किसान नेता जो गांधी जी को 1917 में यहां आमंत्रित किए ताकि किसानों को शोषण से मुक्ति मिले, ऐसे भी लिख सकते हैं। शोषण लिखने के बाद आप ब्रैकेट में तिनकठिया पद्धति भी कर सकते हैं, कई ढंग से। लेकिन क्रक्स क्या है, कैसे भी लिखो आप। मैं चाहता हूं कि आप रट्टू तोटा टाइप से काम न करो, समझ का खेल है, समझ से आंसर लिखो। समझ गए आप, अच्छे शब्दों का चयन करें। लेकिन आत्मा यही है कि गांधी जी को यहां आमंत्रित किए, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके आंसर में। अब आपने अगर लिख दिया कि ये चंपारण जो बिहार का एक जिला है वहां के एक किसान नेता थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के किसान नेता थे, तो आपको 1 नंबर देगा इस, क्योंकि इनकी चर्चा इसीलिए होती है। अब देखो, ये तो आप आंसर में डाल दोगे कैसे भी करके, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है एनालिसिस का, लिमिटेड वर्ड्स हैं। इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, क्या है राजकुमार शुक्ला का जो महत्व है वो ये है कि 1916 में कांग्रेस का सेशन लखनऊ में हुआ था, और ये 1916 का सेशन आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण था। अंबिकाचरण मजूमदार इस कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। संयोग से इस सेशन में यानी अधिवेशन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया था, और यहीं राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, निवेदन किया। एक तरह से आप आमंत्रित किया की जगह निवेदन किया भी आप कर सकते हो। और गांधी जी राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर या आमंत्रण पर चंपारण गए। चंपारण जब गए,
चंपारण बिहार का आज एक जिला है। चंपारण में जब गांधी जी पहुंचे तो ब्रिटिश सरकार इनके अगेंस्ट हो गई और इनको कहा कि नहीं, आप जो है यहां से चले जाइए। गांधी जी ने कहा कि क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। और गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, करिश्माई व्यक्तित्व था, चमत्कारिक व्यक्तित्व था। कहा जाता है कि जैसे लोगों को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों में तमाम तरह की धारणाएं विकसित होने लगी कि इनके पास अलादीन का चिराग है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तमाम तरह की जो है बातें सामने आई। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे और वहां देखे कि तिनकटिया पद्धति वहां थी। तिनकटिया पद्धति ये थी बच्चों, अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, कल को आप से नया क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ल की जगह तिनकटिया पद्धति पूछ ले आपसे, तिनकटिया पद्धति भी आपसे पूछ ले। अब इस पद्धति में क्या था कि 3/20 भाग जमीन पर हर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। हर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था, ध्यान रखेंगे आप इसको। गांधी जी कहे कि ये भाई ये तो सरासर अन्याय है, शोषण है। 3/20 भाग जमीन पर किसान क्यों अंग्रेजों के लिए नील की खेती करेंगे। गांधी जी इस पद्धति का विरोध किए और चंपारण में ही पहली बार गांधी ने, भारत में पहली बार चंपारण में ही सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की तरह से, अब सत्याग्रह फिर प्रसंग आएगा तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन आएगा तो एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेन करेंगे। अब चूंकि ये छोटा प्रश्न है तो सत्याग्रह में हम नहीं जाएंगे। मोटे तौर पर यही जान लीजिए कि गांधी जी के प्रभाव से, किसानों के जन सैलाब उमड़ने से ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि नहीं, इस पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए। और अंत में इस पद्धति को समाप्त कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की प्रथम लड़ाई या प्रथम संघर्ष जीत लिया। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कल को चंपारण सत्याग्रह पर भी आपसे नए ढंग से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा। सत्याग्रह की एक फिलॉसफी है, उसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, इसको हम किसी प्रश्न में आएगा तो बताएंगे आपको। तो चंपारण सत्याग्रह में हम देखते हैं कि गांधी जी किसानों की समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त की। इस तरह से पहली लड़ाई सत्याग्रह की भारत में वो जीत गए। इस सत्याग्रह के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि। जबकि आप देखो 1913 में गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिल चुका था, जो एक काव्य संग्रह था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुदेव कहा। अच्छा, यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया, क्योंकि गांधी ने ऐसा काम किया था। यह एक अहिंसक माध्यम साधन के द्वारा चंपारण में पहली लड़ाई जीती गई थी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस रूप में आप लिख देंगे, शब्दों का थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे और उससे रिलेटेड चीजें भी, जैसे मैंने आपको बताया कि नए प्रश्नों में क्या आ सकता है, चंपारण सत्याग्रह आ सकता है, तिनकटिया पद्धति आ सकती है, गांधी का
पहला सत्याग्रह करके शब्द आ सकता है, प्रथम सत्याग्रह करके आ जाए तो आपको लिखना होगा चंपारण सत्याग्रह था। तो किसी भी ढंग से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 2-3 बातों का आपको, जैसा कि मैंने बताया कि छोटे प्रश्नों में 3 सूचनाएं कम से कम आपको देना ही है। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। कारणों की समीक्षा कीजिए, देखिए शब्दों पर गौर करेंगे आप। तो सबसे पहले आर्थिक दोहन की व्याख्या करें, तो इसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। आर्थिक दोहन या धन निकासी, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि आर्थिक दोहन या धन निकासी का अर्थ है किसी देश की संपदा का बहिर्गमन होना, बहिर्गमन या बाहर जाना, बदले में समुचित रूप से, बदले में समुचित रूप से कुछ भी प्राप्त ना होना, प्राप्त ना होना। भारत में प्लासी की विजय के बाद भारत से धन ब्रिटेन जाना शुरू हुआ। सत्रह सौ 58 से 1765 के बीच 6 मिलियन पाउंड, 6 मिलियन पाउंड का धन ब्रिटेन गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ शामिल नहीं था, लाभ शामिल नहीं था। लाभ शामिल नहीं था। धन निकासी की संकल्पना दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम दिया और इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक पत्र में व्यक्त किया। इन्होंने बताया कि 1849-50 से लेकर 1894-95 के बीच 400 मिलियन रुपए की वस्तु
ब्रिटेन भेजी गई, ब्रिटेन भेजी गई और बदले में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो दो डेटा कम से कम आपको देना है। दादा भाई ने धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट कहा, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। ये एक पक्ष हो गया प्रश्न का, ठीक। अब चाहो तो इसमें आप एक लाइन में लिख सकते हो, धन निकासी व्यापार वाणिज्य वेतन पेंशन भत्ता रेलवे एवं गृह व्यय के माध्यम से ब्रिटेन जाता, ये भी कर सकते हो आप, जो है। अच्छा, यहां एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि इस प्रश्न में तो मान लीजिए दो पक्ष हैं, तो इसको आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर दो आप, लेकिन इसको मेंशन जरूर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां आप कम कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आपको बता दिया कि धन निकासी बेसिकली दादा भाई नौरोजी से ही शुरू होती। इस संकल्पना को पहली बार एक्सप्लेन किया गया इन्हीं के द्वारा। इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक पत्र में पहली बार लिखा, बाद में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में डिटेल में बताया, और 1896 के कांग्रेस सेशन में भी इस बात को, यानी धन निकासी की संकल्पना को कांग्रेस के मंच पर इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो चाहो इसको आप थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो, ये मुद्दा आप डाल देंगे। धन निकासी की व्याख्या हो गई, दादा भाई नौरोजी ने कहा, ये चीज भी आप इसको डाल दो। एक आध दो डेटा तो डालो आप कम से कम, ये डाल दो, ये माध्यम जिसके माध्यम से धन निकासी होती थी। तो ये चीज हो गया। अब एक दूसरा पक्ष, कारण, मतलब क्या कारण है धन निकासी का, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज। कारण में औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीतियां, इनमें पहली भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी। इन नीतियों से राजस्व सृजन किया गया, सृजन किया गया, जो निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में आप कह सकते हैं, निवेश के रूप में इस्तेमाल हुई। यहां थोड़ा सा और मेंशन कर देंगे कि 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के बाद संगठित लूट शुरू हुई। यहां आप चाहो तो एक कोटेशन है जॉन सुलिवान का, आप डाल सकते हो, जॉन सुलिवान। जॉन सुलिवान क्या कहता है कि हमारी नीतियां
उस स्पंज की भांति, उस स्पंज की भांति काम करती है, जिसमें गंगा से विभिन्न लाभों को सोख कर टेम्स नदी पर उड़ेल देती है, टेम्स नदी पर उड़ेल देती है। अब चाहो इसको डाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको एडिशनल बता दिया, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये कारण है, औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत इसको आप देख सकते हो, इसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, शब्द लिमिट ज्यादा क्रॉस कर रही है, लेकिन इसको आप कम कर सकते हो। लेकिन अब पूरी व्याख्या अगर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको समझाने के लिए पूरा बताना पड़ता है। इसको आप अपने हिसाब से कम कर देना, क्योंकि इस वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में विशेष रखना है। तो भू राजस्व नीति में आप 2 लाइन में बता सकते हो। भू राजस्व नीति में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व प्राप्त किया और उसको निवेश करके सामान खरीद कर भेज दिया। तो राजस्व नीति धन निकासी का कारण, कारण पूछा है तो कारणों को स्पष्ट करेंगे। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण, इसमें क्या है, नकद फसलों को बढ़ावा देना, नकद फसलों को बढ़ावा देना, पहली चीज। भूमि को क्रय विक्रय की वस्तु बनाना, ये भी कारण था कृषि का वाणिज्यीकरण। नकदी फसलों से क्या है कि औद्योगिक माल, कच्चे माल के रूप में काम करते थे, इससे धन बाहर गया। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण के रूप में इसको भी आप मेंशन कर सकते हो कि भारतीय संपन्न उच्च वर्गों की अप्रगतिशील सोच, जिसके तहत वे जमीन खरीदने को महत्व देते थे, ना कि निवेश करके व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, इज इट क्लियर? और स्पेशली नमक कर, चूंकि नमक पर एकाधिकार था, इसलिए इसके माध्यम से लगभग 400 मिलियन पाउंड के लगभग धन को 19वीं सदी के व्यापार, 19वीं सदी के व्यापार, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए आप समझ जाएंगे ही। व्यापार
के माध्यम से प्राप्त किया। ये मतलब मोटे तौर पर एक डेटा दे दिया है आपको। ये एक परसेप्शन है कि नमक कर्स इन्होंने, यानी एकाधिकार की जो नीतियां थी, नमक पर इनका एकाधिकार था, इस कारण से बहुत पैसा कमाया और वो धन निकासी का एक कारण बन गया। अगर ये ना होता, अब नमक कर को स्पेशली मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। अब एक लाइन में निष्कर्ष आप इस प्रकार, धन निकासी ने अब चूंकि समीक्षा करने के लिए कहा है तो आप ये कह सकते हैं, एक लाइन में लिख दें कि धन निकासी के भारतीय पक्ष की आलोचना करते हुए यूरोपीय विद्वानों ने कहा कि भारत को इसके बदले प्रशिक्षित अफसर, आधारभूत संरचना, आधुनिक शिक्षा एवं संचार तंत्र भी मिला। थोड़ा सा ज्यादा मैं लिख दे रहा हूं, कल को प्रश्न ये थोड़ा बड़े में भी आ सकता है, तो 300 में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम शब्दों में आ रहा है तो बस इनको 2-2 लाइन में समीक्षा करनी है। तो यूरोपीय विद्वानों का, आप इसको चाहो तो शब्द को हम समझाने के लिए आपको लिख दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे नए होते हैं, उनको पूरा बताना पड़ता है। तो हम सबको ध्यान में रखकर कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ा नंबर मेरा और बढ़ जाए ताकि मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊं, वो भी लाभ ले। जो बिल्कुल नए हैं उनको पूरा लाभ मिले। तो यहां एक चीज स्पष्ट कर दूं बच्चों कि इससे होता क्या है कि समीक्षा में आप जब यूरोपीय विद्वान का आप पक्ष रख देंगे कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा कि भारत को इसके बदले प्रशिक्षित अफसर, आधारभूत संरचना, आधुनिक शिक्षा एवं संचार तंत्र भी मिला बदले में, तो ये कैसे कह सकते हैं कि एक तरफा धन निकासी थी। ठीक है, अब यहां आप एक निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में अविकास का विकास हुआ, जबकि ब्रिटेन इससे विकसित राष्ट्र बन गया। अब ये पूरा आंसर आपको ये आप 200 शब्दों में लिख सकते हैं, 300 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं। 100 शब्द, अगर मान लीजिए 50 शब्द में लिखना है तो 50 शब्द में भी लिख सकते हैं। 50 शब्द में लिखना है तो क्या है कि जो मैंने पॉइंट बनाया है, यानी जहां जहां से मैंने पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करके बस एक एक लाइन पुट करेंगे। विपक्ष में यूरोपियंस का कहना है ये मिल गया। निष्कर्ष में औपनिवेशिक नीतियों से भारत यहाँ विकास हुआ, हो गया। इतना विश्लेषण नहीं करना, उधर 1-2 डेटा दे देना। कारण को भी आप कम कर सकते हैं। भूराजस्व, जैसे विश्लेषण नहीं करना है तो आपको औपनिवेशिक नीतियों में भूराजस्व नीति, कृषि का व्यापारी वाणिज्यीकरण, और इसके अलावा भारतीय उच्च वर्ग की जो सोच थी, बिहेवियर था, जो उनको आर्थिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं, व्यापार वाणिज्य निवेश में कोई रुचि नहीं, जमीन खरीदने में, तो एक तरह से मध्ययुगीन सोच थी उनकी। तो अंग्रेजी शोषण, भारतीयों की प्रगतिशीलता, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है धन निकासी के लिए। ध्यान रखेंगे आप। जॉन सुलिवान का कोटेशन डालना हो तो आप डाल दीजिए, और नहीं डालना है तो कोई फर्क नहीं।
मैंने तो ये एडिशनल डाल दिया कि बच्चे जो है अगर 300 शब्दों में मान लीजिए लिखने के लिए आ जाए तो सुलिवान का कोटेशन डाल देंगे तो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी, क्योंकि धन निकासी के ये कारण को व्यक्त कर रही है। एक तरह से हमारी नीतियां ऐसी हैं, नीतियां ही कारण है जिससे धन निकासी हो रही है। औपनिवेशिक नीतियों के तहत यही किया जा रहा है कि गंगा के तट से अच्छी वस्तुओं को सोख लो और टेम्स नदी पर उड़ेल दो। यही जो है मेन मुद्दे की बात है। दादा भाई नौरोजी को लेकिन जरूर एक दो लाइन में आपको स्पष्ट करना है। दादा भाई 2-4-5 फिर से मैं एक समरी टाइप का आपको बता दूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में भी पूछा जाता है और स्टेट में भी पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है, हमेशा चेंज करके पूछ सकते हैं किसी भी फॉर्म में। इसमें तो मान लीजिए व्याख्या और कारण दोनों चीजें पूछा, 50-50 शब्दों में आपको बताना है। हो सकता है कि 300 शब्दों में पूरा इसको पूछ रहे धन निकासी की संकल्पना क्या है और इसके कारणों की समीक्षा कीजिए, 300 शब्द में आ सकता है। तो कम कर देंगे आप शब्दों को, ढांचा यही रहेगा, कंटेंट यही रहेगा, विश्लेषण इलेबोरेट आप कम करेंगे। हाँ, डेटा 1-2 डाल देंगे, जैसे 4-5 पॉइंट में बता दिया। पहले धन निकासी को आप बताओ अप्रतिफल निर्यात के रूप में भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कब से शुरू हुई यानी क्रोनोलॉजी बताएंगे। तीसरी इसकी संकल्पना किसने दी यानी दादा भाई नौरोजी। चौथी इसमें डेटा बताओगे कि कैसे कैसे कहां कहां से गई हैं। फिर वो माध्यम बताओगे जिन माध्यमों से धन निकासी हुई, चाहे वो वेतन भत्ते, रेलवे और जो है शिक्षण प्रशिक्षण, इन सब पे जो व्यापार वाणिज्य के माध्यम से जो लाभ कमाए गए, इन सबको आप बता दोगे एक लाइन में। फिर लास्ट में आप जो है दूसरे पक्ष पे आके कारण को बता दोगे कि कैसे औपनिवेशिक नीतियां थी, उन नीतियों में भी चीजों को बता दोगे। अंत में एक लाइन में निष्कर्ष, आधा लाइन में आप निष्कर्ष बता सकते हैं कि औपनिवेशिक नीतियों ब्रैकेट में आप धन निकासी से भारत में अविकास का विकास हुआ। आप शब्द लिमिट कम है तो चाहे आप ये मत बताओ कि ब्रिटेन इससे विकसित राष्ट्र बन गया। ये ट्रिक आप जानो। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर वो समझ विकसित हो जाए बच्चों, ताकि आप मेंस दे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते, क्योंकि इसमें एक भी चीज मैंने छोड़ा नहीं, इसके बियॉन्ड द कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कैसा भी पूछ ले। डिटेल में लिखने पर एक चीज और आप मेंशन कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने संकल्पना दी इंग्लैंड डेट टू इंडिया के साथ साथ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसको इलेबोरेट किया, मतलब डिटेल में इसको विस्तार में व्याख्यायित किया। इस तरह से भी इनको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण चीज है। मिलते हैं अगले वीडियो में।